अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाज़रीन, अमरीकी वेबसाइट ने ये कोट किया है कि कल उनकी जो अमरीकी सदर हैं और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान जो बैरूत पर हमलों की बात की जा रही थी, जो इसराइली फ़ौजें जो पेशकदमी कर रही थी उससे मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई, तो अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। उन्होंने जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उन्हें बुरा भला कहा और उनके लिए पागल और नाशुक्रा के अल्फाज तक इस्तेमाल किए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो ना होते तो इसराइली वज़ीर आज़म जो है वो जेल में होते, वो तो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। अब ये जो मामला है ये ऐसे क्यों हुआ, क्या वजह है, क्यों फ्रस्ट्रेशन है अमरीकी सदर को, और वो कौन सी बात है जो इसराइली वज़ीर आज़म उनकी मान नहीं रहे? क्या सिर्फ मामला बैरूत यानी लबनान का बैरूत पर हमले से मुताल्लिक है, या जिस डील की बात आज उन्होंने कही उसके बाद कि जी वो इस हफ्ते होने जा रही है ईरान के साथ, उसके अंदर जो रुकावट पैदा हुई ये उससे जुड़ा हुआ मामला है? ये सारा जो मामला है ये है क्या? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाजिया चीमा माहिर हैं जो आलमी अमूर हैं, उनके ऊपर एयर वाइस मार्शल है एजाज़ महमूद साहब, दिफाई तजिया निगार हैं, और हमारे हर दिल अजीज़ जो शहजाद फारूकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, ऐसा क्या हुआ कि इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर जो हैं वो जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू उन्हें करना पड़ गई आपस में? एक्चुअली तो अमरीकी सदर ने डांटा और वो ओके ओके कहते रह गए। देखें, ये खबर एक्सियोस ने छापी है, ये रिपोर्ट वहां से आई है, और एक्सियोस जो है वो ज़ायनिस्ट लॉबी का फ्रंट ऑफ फेस कह लें। सारी फंडिंग उनके पास यही होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, हमने कुछ टाइम पहले भी सुना था कि जी नेतन्याहू को बड़ी डांट पड़ गई ट्रंप से। इतनी ही वो डांटें खाने वाला होता तो दुनिया में अब तक अमन हो चुका होता ना, हम ये हालात देख ना रहे होते। तो मेरी अपनी रीडिंग है, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों के जेडी वैंस दरमियान की भी झंझलाहट नोकझोंक जरूर होती हुई रही है होगी। पहले इसराइली प्राइम मिनिस्टर से, आपको याद होगा वो भी रिपोर्ट हुआ था। जी बिल्कुल, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है रिपोर्ट कहाँ हुआ। जेडी वैंस की बात अगर करें तो थोड़ा बहुत उसमें सब्सटेंस इसलिए भी नजर आता है, वो डिफरेंट कैंप में है, वो अपना फ्यूचर और तरह से देख रहे हैं, वो अमेरिकन पल्स को समझ रहे हैं। तो समझ में आने वाली बात है कि उन्होंने शायद ये किया। ये मेरी रीडिंग है, बाकी हम अपने कोलीग जो हैं ऑफ कोर्स वो इस पे अपना जो है बताएंगे कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका प्रियम्बल ये है कि मार्को रूबियो के मुंह से निकल गया जो हमेशा निकल जाता है, और ये भी सोचने की बात है कि उनके मुंह से ही बातें क्यों निकलती हैं। जैसे पहले उनके मुंह से निकल गया था कि हम जंग पे ना जाते तो नेतन्याहू अकेला ही चला जाता, तो समेटना तो बाद में हमें ही पड़ता। तो ये जो लेबनान पे हमले हो रहे हैं, इसमें मार्को रूबियो ने कहा कि जी हमने ग्रीन लाइट किया, हमारी मर्जी के बगैर इसराइल क्या कर सकता है, और हमने ग्रीन लाइट किया हमारी मशावरत से। सब कुछ जो है हम इकट्ठे ही कर रहे हैं, और हमने वहां पे दहशतगर्दों का खात्मा करना है। और उसके बाद फिर ये था कि किसी ने मशवरा दिया होगा, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि इतना बड़ा बयान आपने दे दिया, एक तरफ आप मुज़ाकरात का झांसा वहां लगा के बैठे हुए हैं, उस भी दलदल से आपने निकलना है। यहाँ आप कह रहे हैं कि जी लेबनान में इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई हैं, और पूरे का पूरा जो है दाहिया वो कह रहे हैं जी, ऐलान करवा रहे हैं आप खाली कर दें। लतानी के उस पे किनारे पे वो पहुंच चुके हैं, वो कह रहे हैं इसको हमने गोलान की तरह बफर जोन बनाना है। तो इस वक्त ये स्टेटमेंट कुछ मुनासिब नहीं थी कि आप एक जंग में जाकर शिकस्त को धोने के चक्कर में हैं, तो दूसरी जो है आप कह रहे हैं जी कि हमारी मशावरत से हो रही है। तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद फिर ये सारी जो है ना टामक टोइयां वो यही हैं कि जी मैंने उसको रोका तो उसने मुझे रोका। किसी ने किसी को नहीं रोका, सब कुछ एक ही तरीके से चल रहा है। ये एक ही किसी ब्रॉडर डील का हिस्सा जरूर हो सकता है कि जब तक आप उधर का जो है वो चीज़ें समेट रहे हैं, और ईरान जो है उस पर पोजीशन ले बैठा है कि मेरी तमाम तर शराइत में से पहली शर्त ये है कि लेबनान और गजा के अंदर जंग रुके। तो हमें थोड़ा सा जो बीच में विंडो मिल रही है, इसमें हम जो कुछ कर सकते हैं, हमें सीरिया की तरह इस तरफ भी एक बफर जोन अब इस तरह से चाहिए कि 2006 की तरह दोबारा हिजबुल्लाह हमारे से वो वापस ना ले पाए। तो हम जो हैं, और लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो उनकी तरफ से तो कोई मसला है नहीं। तो ऐसा करके देखते हैं। लेकिन ईरान ने फिर उस पर फौरन रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा कि जी हम मुज़ाकरात, किसी मुज़ाकरात का अब हिस्सा नहीं है, क्योंकि सीज फायर तो ख़त्म हो गई जिसकी शर्त पे हम मुज़ाकरात कर रहे थे। हमने कहा था सीज फायर के अंदर लेबनान शामिल है, तो अब आप इसराइल खाली कर दें, क्योंकि हम इसराइल पे अटैक करने लगे लेकिन हैं। डॉक्टर साहब और फिर जो है ये ट्रंप बात का, जो है इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात शुरू हुई थी जंगबंदी की,
उसी वक्त ये बात क्लैरिफाई कर दी थी इसराइली वज़ीर आज़म ने कि जी लबनान का ताल्लुक नहीं है इस जंगबंदी से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही। तो इतना अरसा जो बातचीत हुई वो उस वक्त हुई जिस वक्त लबनान पे भी हमले हो रहे थे और इसराइल जो है मुज़ाकरात भी बैक वक्त कर रहा था लबनान के साथ अलग से। उसमें वजह ये है कि मुज़ाकरात जो हैं उसमें लेबनान की शर्त तो बहरहाल मौजूद थी और उस शर्त में कोई नरमी भी नहीं थी। लेकिन हमले वैसे ही थे जैसे गज़ा पे हो रहे हैं जिसके बारे में आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इतना मतवजा नहीं करा सकते, लेकिन ईरान मुसलसल एक पोज़ीशन तो लेके बैठा हुआ है और डायरेक्ट मुज़ाकरात की मेज़ पे भी अभी नहीं बैठा है। अभी तो ख़तो-किताबत ही चल रही है कि हमारा ये पैगाम ले जाइए, ये पैगाम ले आइए। तो ठीक। अब उन्होंने वो पैगाम रसानी का जो सिलसिला है उसको भी बंद करने की बात की है। तो उसके बाद फिर अब लेबनान पे हमले जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और रुके हैं थोड़े से। अब देखना ये है कि जितनी तबाही वहाँ मच गई है उसको कैसे जो है वो रोका जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ईरानियन पोज़ीशन जो है वो ख़ासी इस मामले में स्ट्रॉन्ग नज़र आती है कि लेबनान जो है वो ऑफ़ कोर्स इंक्लूडेड है, प्लस हमारे जो हैं आप पैसे जो हैं दें थोड़े बहुत, नहीं तो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से पूरे कर लेंगे। तो सवाल यहाँ से था कि जी ट्रंप जो है उन्होंने डांटा है वो तो कतर ने नेतन्याहू भी को, तो सपोर्ट मेरा कर दिया है ख्याल ईरानी कि मौक़िफ़ को कि उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए ये कलेक्ट किया जा सकता है टोल टैक्स जो है किसी भी शक्ल के अंदर। एयर वाइस मार्शल साहब, ये अब डॉक्टर साहिबा तो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अगर ये बात भी मान ली जाए तब भी कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ज़रूर है कि ईरान की रिटेलिएशन की वजह से अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ईरान को ही मुज़ाकरात पे दोबारा आमादा करना है तो उसके लिए भी अगर अमेरिका को ये करना पड़ा, चाहे ऐसा हकीकत में ना हुआ हो लेकिन ये खबर निकलवानी पड़ी, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि अमेरिका जो है वो ईरान अब ड्राइव कर रहा है इन मुज़ाकरात को और अपनी शर्तें मनवाने की पोजीशन में है। जी बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। हम लोग शायद मीडिया में बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू पे इन चीज़ों को ले रहे हैं या शायद लेना चाहते हैं ताकि वो हमें कंफर्ट करता है। अदरवाइज ये बिल्कुल एक दिखावा तो हो सकता है। इस तरह का जो प्यार मोहब्बत है ना, ये कभी कभी उसमें इस तरह की चीजें हो जाती हैं, उससे जो है वो दूसरे लोगों को जो है कोई ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई मुस्तकिल कोई लड़ाई हो गई है। और दूसरे जहां पे उन्होंने अपनी अनॉयंस शो करनी होती है वहां पे वो डांट डपट नहीं करते, वहां पे वो सीधे टॉमाहॉक मिसाइल भेजते हैं। वो अमेरिकन पॉलिसी का एक बड़ा कांस्टेंट एक स्ट्रॉन्ग आर्म प्रैक्टिस रहे हैं। ईरान के लिए यकीनन ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है। लेबनान ईरान ने उसको अपनी ब्रॉडर उसमें हमेशा उन्होंने इसको एक इंतहाई अहम पॉइंट के तौर पे उन्होंने इसको फ्लैग किया है और इस पे बड़े अनकम्प्रोमाइजिंग उनका एटीट्यूड है। बल्कि एट लार्ज जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं उसमें इवन हौतीज और सीरिया को भी वो इंक्लूड करते हैं कि उन सब के लिए अमन होना चाहिए। और शायद बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात में बड़ा जो है लॉजिक है कि शायद ये पर्पसली इस चीज को जो है लीक आउट किया गया या फ्लोट किया गया मीडिया में, ये तासुर देने के लिए ईरान को कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो इजराइल को जो है उसके एज द स्पॉइलर उसको कोई रोल नहीं करने देगा और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो भी वो मुज़ाकरात कर रहे हैं ईरान के साथ वो उसका पास रखेंगे। अदरवाइज अमेरिका मेरा नहीं ख्याल कभी भी इस पोजीशन में था ना होगा कि वो ग्रेटर इजराइल के प्लान को ज़ायनिस्ट लॉबी के जो उनका एक प्रॉपर एक एजेंडा है वो उस पे स्लोली बट श्योरली वो उस पे अमल कर रहे हैं हर कीमत पे। उनको दुनिया की किसी लॉ की, किसी अदारे की, किसी मुल्क की कोई परवाह नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो हमें इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ठीक है आपकी बात है, साहब आपकी बात ऐसी है जैसे डॉक्टर साहब आपसे बात, ठीक है आपकी बात से एग्री करते हैं। मतलब ये बात तो सभी जानते हैं कि सदर कोई भी हो अमेरिका का, जब से अमेरिका जो है वो इसराइल की पुष्ट पर है वो तो रहेगा। ये जो कत्ल गारत जो बर्बरियत हुई थी इसराइल की तरफ से गजा में
वो इनसे पहले जो बाइडन साहब हैं उनके दौर में भी होती रही। ये जो इसराइली पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यू करती हैं और अमेरिका जो है वो उसका साथ देता है हर हाल के अंदर। ये जो आपका शहजाद साहब, आप तो चूँकि मीडिया के आदमी हैं, ये जो इस तरह की खबर फ्लोट कराने की बात की जा रही है, इसके क्या नताइज आपको लगता है कि क्या नताइज निकलेंगे, या ईरान इससे इम्प्रेस होगा और होकर मुज़ाकरात की तरफ आएगा, या ईरान सिर्फ खबरों में बैठा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि दो तरह के वकील होते हैं। एक वकील जो कानून जानते हैं और कानून के सर पे, आर्गूमेंट के सर पे अपना केस जो है वो अदालत में रखते हैं। दूसरा वकील जो है वो सिर्फ शोर मचाता है और ऊंची ऊंची बोलता है कमरा अदालत में, और उसके जो बेचारे देहाती किस्म के क्लाइंट होते हैं वो बाहर निकल के कहते हैं कि हमारे वकील ने जनाब जोर तो बड़ा लगाया, शोर तो बड़ा मचाया, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली वो जज ने उसकी बात मानी नहीं। तो ये कुछ चीजें दिखावे की होती हैं। ये नूरा कुश्ती जो है वो सिर्फ इसलिए है कि ये जो हमास और हिजबुल्लाह का मामला है, इसराइल इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हासिल करना चाहता है और वो टाइम लेने के लिए ही इस तरह की खबरें लीक करवाई जा रही हैं, ताकि हमास और हिजबुल्लाह के हवाले से और लेबनान के हवाले से इसराइल अपनी कार्रवाइयों को मजीद तेज कर सके, मजीद नुकसान पहुंचा सके, और जो गजा के हवाले से है वो कंसोलिडेशन की तरफ जा सके, और कल को वो बेहतर सौदेबाजी की पोजीशन में हो जब कभी भी कोई एग्रीमेंट होना है। अदरवाइज ये सबको पता है कि अगर सदर ट्रंप चाहते तो फिर इसराइल की क्या जरूरत थी। लेकिन ये एक टोपी ड्रामा है जो दोनों मिलकर खेल रहे हैं, गैलरी से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर ट्रंप तो बड़े नाराज हुए हैं जनाब, वो तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तो नेतन्याहू को डांटा भी है जी, देखे उन्होंने तो ये भी कहा, उन्होंने वो भी कहा। तो आप अंदाजा करें कि कोई ऐसा आदमी है जो कि उस टेलीफोन लाइन पे बैठा हुआ था जिसने वो सारी की सारी गुफ्तगू जिसमें उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी निकाल के बाहर रख दिए हैं। तो ये इसका मतलब तो यही है कि वो हमें ये सुनाना चाहते हैं कि देखें मैंने तो बड़ा जनाब इनको डांटा, मैंने सख्त सुस्त कहा है नेतन्याहू को। तो अब ये सख्त सुस्त कहने का जो ड्रामा है वो करके वो मजीद टाइम लेना चाहते हैं। लेकिन ईरान को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि आपने ईरान को दीवार के साथ लगाया हुआ है। जितना आपने उनका नुकसान करना था वो आप कर चुके हैं। इससे ज्यादा आप ना तो बूट्स ऑन ग्राउंड की पोजीशन में हैं, ना आप अबनाए हुर्मुज़ में खुद दाखिल होने की पोजीशन में हैं। तो ऐसे में वो तो खुद मुंतजर है, वो तो चाहते हैं कि अगर आप ऐसी कोई गलती करें तो वो आपको फिर एक मरतबा छठी का दूध याद दिलाएं। लेकिन उस तरह की तो वो कोई हरकत करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ टाइम टेकिंग। और अभी चूंकि इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि वो तेल थोड़ा सा जो आलमी सतह पर थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू हुआ है और लोगों के अंदर अब वो बेचैनी नहीं है जो आज से कुछ अर्सा पहले थी। अगर वो जो एक प्राइसिंग थी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और इसराइल के हवाले से जो मनफी जज्बात थे पूरी दुनिया में, वो थोड़े से मध्यम पड़ गए हैं। अगर वो उसी तसलसल से वो सिलसिला जारी रहता तो अब तक मुश्किल हो जाता कि लोग अगर मईशत के प्रेशर के तहत सड़कों पर आ जाते। ट्रंप के लिए इसको मजीद खींचना, उसको एग्रीमेंट करके निकलना पड़ता। लेकिन अब वो थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर कम है तो वो थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि और जितना टाइम इसी जो ग्रिड लॉक वो बता रहे हैं, हालांकि ग्रिड लॉक है नहीं, जो कि अमेरिका के पास और कुछ चारा लग नहीं रहा। अगर कोई है तो वो करके दिखाए। अब तो सीधा सीधा ईरान ने कह दिया है कि हम तो इसराइल पर डायरेक्ट हमला करेंगे। तो अब सिर्फ टाइम टेकिंग है ये गेम, इसलिए कि इसको थोड़ा जितना लंबा किया जा सकता है अल्टीमेटली खत्म तो करना है। मैंने आपको याद होगा मैंने आपके बहुत शुरू के प्रोग्राम में ये अर्ज किया था कि अगर ये पहले 15-20 दिन महीने में हल ना हुआ तो फिर ये थोड़ा टाइम लेगा। इस पे वही टाइम लग रहा है जो कि चूंकि इब्तिदा में वो टाइम निकल गया जिस पे स्विफ्ट एक्शन हो सकता था या स्विफ्ट कोई इसका एग्रीमेंट हो सकता था। तो अब ये बाल फंसी हुई है और मेरे नजदीक अब ये टाइम टेकिंग सारी स्ट्रेटेजी है। इसका और कोई डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये कहाँ फंसी हुई है बात, क्योंकि अब अमेरिकी सदर साहब ने फिर उसके बाद ये एक्सियोस की खबर आई, उसके बाद फिर कह दिया कि जी आइंदा हफ्ते तो फॉर श्योर जो है वो ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। तो डेफिनेट टर्म्स में उन्होंने ये बात की है। अगरचे कि उन्होंने वो ये भी बताया इसराइल को। वो ये जो दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि आपको लगता है कि दुनिया में, क्योंकि वो तो खुद अमेरिकी सदर ने भी कहा कि जी दुनिया इसराइल से नफरत करती है, नेतन्याहू से भी नफरत करती है, तो जो दुनिया की नफरत है आपको लगता है कि उसके अंदर कोई कमी आ गई है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये अब जो बात ट्रंप साहब कह रहे हैं किन टर्म्स पे, क्योंकि ईरान तो अगर मुज़ाकरात ख़त्म करके बैठ गया और वो तैयार है, वो मतलब उसकी तरफ से स्टेटमेंट भी आ रहा है
कि हम जंग के लिए तैयार और एक जंग जो है ना अब नागुज़ीर है, तो इस सूरत के अंदर वो कौन सा मुआहिदा है या वो क्या टर्म्स हैं जिसके ऊपर मुआहिदा हो सकता है? देखिए, बॉल जो शहजाद साहब जिस बॉल की का जिक्र कर रहे हैं कि वो कहीं फंस गई है और फिर वो किसी ऐसी नाली में जो बच्चों के हाथ नहीं आ रही है, तो वो गलत फैसले की नाली है और बहुत गंदी है, और जिसमें अब हाथ कोई नहीं डालना चाह रहा है, और बहुत ही बुरे तरीके से उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम इसमें से निकलें कहाँ। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुआहदे की शक्ल में निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। इस पे निकलने का एक रास्ता ये है कि ईरान पे वही अटैक किया जाए जिसका जो है वो बाजा बज रहा है, जिस पे सारी की सारी जो है जनरल केन से लेकर लिंडज़ी ग्राहम तक और ये सारे के सारे जो हैं बार-बार एक बात को रिइटरेट करते हैं कि वन फाइनल जो है हमें ब्लो वहाँ पे करना ही करना है, वन फाइनल अटैक। या तो एक ये है और वो करके देख लें कि ईरान रिटेलिएट करता है या नहीं। एक तो इसका हल ये है, और दूसरा हल ये है कि चुप करके वापस चले जाएँ। मीडिया सारा इनके हाथ में है और मीडिया को किसी और ध्यान लगा दें, और उसमें मेरी अपनी सिनिसिज्म के साथ मैं कह सकती हूँ कि फिर अब रुख कर ले क्यूबा की तरफ, जहाँ पे तैयारी भी इन्होंने पक्की हुई है। जी तो जी। कहें कि जी वहाँ पे तो हम जो हमारे नताइज थे, अफ़गानिस्तान से ये निकल गए थे, तो किसने इनसे पूछा था कि जीत के आए हो या हार के आए हो? थोड़ा-सा टाइम लगा के ढीठों की तरह निकल जाएँगे, तो कोई इसमें कोई पूछेगा भी नहीं। हम पूछने बैठे हुए हैं, हम तो कहेंगे जान छुटी, हमें फ़तह और शिकस्त के जो है वो इतनी तफ़रीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक और इनको जिस पे ये काम भी कर रहे हैं कि इनको एक बाहर निकलने के लिए एक और तमाशा चाहिए, वो तमाशा लगाएँ और उसके बाद जो है वो कर लें। क्योंकि ईरान जो है वो बहुत लॉजिकल बातें कर रहा है, और उसकी लॉजिकल बातों की पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करके रीपैकेजिंग करके लास्ट टाइम जब फील्ड मार्शल गए और मोहसिन नकवी गए, तो यही करने गए हुए थे ना कि पल्स लें कि अगर आप पे अटैक होता है, तो आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ तो बाहर सूरत जो हैं उनका महफूज़ रहना ज़रूरी है। तो फिर कुछ लीक्स आई कि जी डिएगो गार्सिया या ईस्टर्न यूरोप की तरफ कोई है उनका प्लान, और ये सिर्फ़ लीक्स हैं, इन पे इसको खबर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और हाँ। साथ में ये कि हम आपको रीपैकेजिंग करवा देते हैं, और जो वो एक ड्राफ्ट सामने आया था, वो ट्रंप के लिए बिल्कुल आप यूँ समझें जैसे ऐसा कोई अमृत था कि उसको हज़ारों साल की ज़िंदगी उसमें मिल जानी थी। क्योंकि उसमें ईरानी जो हैं वो ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि जी हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएँगे, हम अपना 60% न्यूक्लियर को 20% पे डाइल्यूट कर देते हैं। साथ में था कि जी 3% का हक हम अपने पास रिटर्न रखेंगे, हमें वो मुआहदे के अंदर शामिल है, ना हम उसको डिसमेंटल करेंगे, हम यूरेनियम की अफ़सुर्दगी का हक अपने पास रखते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ का भी गोलमोल सा बयान जो है कि जी स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है फॉर द टाइम बीइंग खुली रहेगी, इंटरनेशनल उसके लिए, कार्गो के लिए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ओमान और हम मिलकर उसको कैसे जो है, और अगर हमें हमारे नुकसान की भरपाई किसी और तरीके से फ़ौरन कर दी जाती है, जैसे कि कतर ने कहा कि जी आपके पास नहीं है, आपने सेनेट से सैंक्शंस लगवाई हुई हैं, एसेट्स फ्रीज़ किए हुए हैं, तो वो तो लंबा प्रोसेस है, तो आपको आपके वो जो 50% है 12 बिलियन हम जी। दे देते हैं, बाद में हम आपके साथ देख लेंगे। तो ये 2 चीज़ें रीपैकेजिंग पाकिस्तान ने वहाँ पे सर खपाई करके इनको करवा के दे दी, जाके इसको इस लॉलीपॉप को बेच देते कि जी स्टेट ऑफ होर्मुज़ भी हम खुलवाए हैं, और न्यूक्लियर के जो हम बाजा बजा रहे थे, वो भी ईरान कहता है कि नहीं, और चुप करके निकल जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे भी फिर ऐसे हार्डलाइनर बैठे हैं, जिन्होंने रॉबर्ट केगन जैसे, जिन्होंने फिर इस पे आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए कि इतनी शिकस्त और ह्यूमिलिएशन हम ढोएँगे कैसे? ईरान तो कुछ नहीं मान रहा, वो तो कह रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ भी हम अपने पास रखेंगे। भई वो जो कह रहा है वो तो मुआहदा चलने के बाद फिर देखते आप इस जगह से तो निकल जाते, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि कोई डिसाइसिव किस्म की फ़तह मिल जाए। हुब्रिस ये है क्योंकि ट्रंप का ख़्याल ये है कि मैं ज़िंदगी में 7 दफ़ा बैंकरप्ट होने के बाद भी हारा कभी नहीं हूँ, और मुझे शिकस्त हो नहीं सकती है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर हूँ। उनको पता चले जी हमारे लाहौर में आपको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं जी इन्हां दे मुँह ना लग्गियो, ए गल्लां नाल जेड़े ने ना तुहानू चार लैणगे। तो बहुत बड़ा आर्ट है प्रॉपर्टी डीलिंग भी, लेकिन डिप्लोमेसी और मुल्कों के लेवल के ऊपर आप प्रॉपर्टी डीलिंग वाली ना ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उस तरह भाव-ताव कर सकते हैं, ना प्रेशर कर सकते हैं, तो उनकी अपनी हुब्रिस है। और उनको ये लगता है कि मैं हिस्ट्री में एक ऐसे एम्परर के तौर पे नहीं जाना चाहता, जो कि इस तरह से लिखा जाए कि वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो मैं उसका दरवाज़ा खोल के गया। और उसको ये भी भिनक कहीं से पड़ गई है, इतना वो चाहे कितने ही उसके इर्द-गिर्द लोगों का घेरा तंग हो, उनके अपने इंटेलिजेंस के चीफ जो है तुलसी गैबर्ट हैं, और एक और जो इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है,
उनका कहना है कि इनकी टेबल पे इंटेलिजेंस पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। इसके बावजूद वो ये सेंस कर गए हुए हैं अपनी तमाम तर बिजनेस, जो उनकी सिविक सेंस है, कि रीजन जो है ये कोई अपना बंदोबस्त खुद भी कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये जो बड़े कोजी आपस में, ये ईरान, सऊदी अरेबिया, इनको आपस में कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता, और ये अगर अपना सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इंडिजिनस वहां पे बनाते हैं तो ये तो मेरे वो धब्बा होगा जो धोया ही नहीं जाएगा। अब इसमें बहुत सी चीजें मिल गई। एक ये कि मार्केट स्टेबल करनी है, हर वीकेंड पे कहना है कि हम वायदा कर रहे हैं, और हर मंडे को कहना है तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये 7 दफा मैं इसको खुद काउंट कर चुकी हूँ। ठीक बात है। मार्केट को स्टेबल रखिए थोड़ा सा। अपनी फैमिली इनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही है, इस जो इनर सर्कल ट्रेडिंग होती है जिसमें इनसाइड पहले बता ट्रेडिंग। दिया जाता है कि शेयर बाजारी क्या है, हाँ जी। और साथ में आप एप्स्टीन को भी माइनस नहीं कर सकते, साथ में आप मीरियम एडल्सन जैसे कैरेक्टर्स को भी माइनस नहीं कर सकते जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की हुई है, और आज भी वो स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर थॉमस मैसी का इलेक्शन आप देख लें। अगर ऐसी ही बात होती तो 90% पॉपुलैरिटी वाले बंदे को एपैक खा गई है, और 40 या 30% जो उसका जो अपोनेंट था वो उन्होंने उसको स्टेट जितवा दी है। हाँ जी। तो ये एलिमेंट भी है। अब आपका सवाल ये था कि आप इसमें से क्या समझती हैं कि चीजें कहाँ फंसी हुई हैं। मैं समझती हूँ इस वक्त या तो कोई सीयर है या किसी के पास कोई काला जादू है, शायद वो ये जवाब दे सके। ऐसा बंदा जिसका नॉर्मल जो है वो दिमाग है हमारे जैसा, और जो कॉन्स्पिरेसी भी एक हद तक ही कर सकता है, हमारी समझ जवाब देगी है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स इतनी ज्यादा है। कौन कितना फंसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। जायनिस्ट लॉबी से इनकी खटास ज्यादा है या मुसलमानों से नफरत ज्यादा है। चाइना को कंटेन ज्यादा करने की ख्वाहिश है एज अ पीयर कंपेटिटर, या अपनी इज्जत ज्यादा बचानी है। रशिया से इंपीरियल नफरत है या यहाँ से निकलना है। और फिर गल्फ के अंदर इनकी क्या सूरत हाल होने वाली है, वहां पे इनका क्या फ्यूचर है। तो इसमें चीजें इतनी ज्यादा हैं जिसपे कभी वक्त गुजरा तो अपने बच्चों के लिए किताबें जरूर सब जो लिखी हैं जा वो लिख जाएंगे, पर अभी किसी के पास कोई जवाब नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि कोई क्रिस्टल बॉल ना हो किसी ठीक के पास। ठीक है। ये एवीएम साहब, ये जो अभी फाइनल ब्लो की बात की जा रही है या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, तो हमारे रीजनल तो अलग है, लेकिन जो कुछ कर सकता था यूएस, अभी शहजाद साहब ने कहा कि अपनी तो उसने जो कर सकता था वो करके देखा है, वो किया है। ये जो फाइनल ब्लो है, आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा फाइनल ब्लो यूएस दे सकता है जिससे कम से कम उसको ये फेस सेविंग मिल जाए कि हाँ वो यहाँ से भाग सकता है? क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो कहा कि जो पाकिस्तान ने पैकेजिंग करके दी थी वो बेस्ट टाइम था कि वो उसको यूज़ करते उस पैकेजिंग को और उसको निकल जाते। लेकिन ये जितने एलिमेंट्स गिनवाए हैं डॉक्टर साहब ने, इससे भी ऐसे कई ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। उन तमाम एलिमेंट्स के होते हुए क्या मुमकिन है कि ये सिर्फ एक ब्लो दे के निकल जाने से इनको जो है वो फेस सेविंग मिल जाएगी यूएस को? नहीं, देखिए, वो अगर कुछ कर सकते होते तो वो कर चुके होते। फिर वो इतने प्रोलॉन्ग सीज फायर और इतनी बैक एंड फोर्स जो है ना, वो बैक चैनल डिप्लोमेसी का सहारा न लेते, और वो इससे बहुत पहले वो कर सकते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। देखें, आपने तो फिर इस फाइनल ब्लो का मकसद क्या है? ये मतलब इसे क्या निकलेगा? मजीद प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाएगी उनकी? मेरा नहीं ख्याल कि ये रिटॉरिक्स हैं जी। मेरा नहीं ख्याल कि कन्वेंशनल डोमेन में इस जो कुछ वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते अनलेस के वो न्यूक्लियर ऑप्शन पे चले जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपेरेंटली इरेशनल जरूर हैं, अनप्रेडिक्टेबल जरूर हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस हद तक जाने की पोजीशन में है। वो उनको शायद एक से ज्यादा बार इस पूरे किस्से में उनको एग्जिट विंडो मिली, लेकिन वो उसको रीड नहीं कर पाए। और वो इस जोन में कि शायद हम जो जंग मैदान में हारे हुए हैं, वो शायद हम मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान को उन्होंने मिसरीड किया। उन्होंने ईरान को काइनेटिक डोमेन में भी मिसरीड किया, और जो उनकी रेजिलियंस थी और उनकी यूनिटी जो थी उसको भी उन्होंने मिसरीड किया। और अब वो ईरान की नेगोशिएशन स्किल और स्टेडफास्टनेस को भी मिसरीड कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसमें से कोई कामयाबी होगी। अभी तक
मेरी अपनी हम्बल असेसमेंट में ईरान एक मजबूत पोजीशन पे है, और हर आने वाला दिन जो है वो ईरान को और ईरान के उस स्टांस को मजबूती देता है कि वो अगर इस वक्त तक सरवाइव कर गए हैं तो उन्होंने आगे भी सरवाइव ही करना है। उन्होंने अमेरिका को फतह करने का दावा कभी भी नहीं किया था। ठीक, शहजाद साहब, ये जो एवीएम साहब की बात है, अब बात यह है कि मिसरीडिंग कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट, किस वजह से कर रहे हैं उसका भी एक हवाला डॉक्टर साहबा ने दिया है कि उनको इंटेलिजेंस पहुंचने नहीं दी जाती। फर्ज करें इंटेल वहां पहुंचती नहीं है, तो ये भी यूएस के लिए एज सुपर पावर जो लोग मतलब ममालिक देख रहे हैं, ममालिक के थिंक टैंक्स हैं, उनके अपने सारे जो इंटेलेक्ट सर्कल्स हैं वो मौजूद हैं, उनके अपने जो इदारे हैं वो मौजूद हैं, वो इस सबको स्टडी कर रहे हैं। किताबें तो यकीनन लिखी जाएंगी, वो बात का मामला है, लेकिन जो इस वक्त ये सिचुएशन है ये यूएस के लिए अपने लिए कितना एम्बैरसमेंट है और दुनिया के सामने किस हद तक एक्सपोज कर रहा है इस करंट जो ट्रंप इंतजामिया है कि वो केपेबल नहीं है। अच्छा नौशाद साहब, ये जो प्रलॉन्ग कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि ये जो उनकी साख के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है ना। मतलब कुछ अर्सा पहले तक तो वो बिलाशुबा यूनिपोलर पावर की स्टेटस थी उनके पास, और लगता यही था कि उनके इशारा अबरू पे ये दुनिया चलती है। लेकिन रफ्ता रफ्ता जिस तरह से चाइना ने अपनी जगह बनाई है, रशिया वापसी कर रहा है, तो उसमें सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। और जो पहले डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये जो लोकल ब्लॉक एशिया के अंदर बनने जा रहा है और इस तरह की कुव्वतों के दरमियान बनने जा रहा है, तो वो अमेरिका के जो फ्यूचर डिजाइन थे वो तो मेरे हिसाब से सारे गलत मलत हो गए हैं। वो तो अब इनको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा और दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के जरिए चाइना को कंट्रोल करने की ख्वाहिश जो थी वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। भारत को इस खित्ते का हेडमास्टर या थानेदार बनाने की ख्वाहिश भी नहीं पूरी हो पाएगी। ईरान को लम्बा लिटाने की उनकी ख्वाहिश थी तो वो भी नहीं पूरी हो पाई। तो चीजें और पावर डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो ऐसे में बिलाशुबा मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, ये मैं एयर वाइस मार्शल साहब और डॉक्टर साहबा की बात से जुजवी तौर पर तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि इस बात का इदराक तो मौजूद है कि हम अब और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनकी अना और उनकी साख इतनी बड़ी है कि वो किसी छोटे दरवाजे से गुजर नहीं सकती। तो ऐसे में मतलब ईरान को थोड़ी सी दानिशमंदी करनी चाहिए और उसको वापसी का एक रास्ता, फेस सेविंग उसको देनी पड़ेगी। अदरवाइज ये इसी तरह सींग फंसा के बैठे रहेंगे, फिर वो उम्मीद ये रखेंगे कि दुनिया इस सिचुएशन की आदी हो जाए और फिर किसी दिन अचानक से हम निकल जाएं। शहजाद साहब, सवाल ये है, मेरा सवाल यहाँ है कि ईरान यूएस को फेस सेविंग क्यों दे? उसने 79 के बाद से आज तक, एक्चुअली 79 का रेवोल्यूशन उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था जो कि यूएस वहां जो कुछ कर रहा था। इस इनकलाब से लेकर आज तक बुजुर्ग शैतान हो, अमेरिका मुर्दाबाद हो, वो सारी जो उनकी एक जनरेशंस हैं उनके पास नैरेटिव ही एक था, दैट वाज एंटी यूएस। आपको क्या लगता है कि वो क्यों फेस सेविंग देंगे? वो तो फाइट करने के लिए भी तैयार है, और जब उन्हें पता है कि वो इस पोजीशन में हैं कि उन्होंने यूएस को जो है वो फंसा लिया है। और सेकेंडली, ये बात ईरान के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक रहेगी जंग प्रोलॉन्ग करना, ये अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुरे तरीके से यूएस इकोनॉमी को, यूएस को, ट्रंप इंतजामिया को मिड टर्म इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में, इजराइल के अंदर इजराइल के इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी टाइमलाइंस हैं। ये नहीं है कि वो इन्फिनिट उसके साथ चल सकते हैं। तो ऐसे वक्त में ईरान क्यों फेस सेविंग दे? अच्छा नौशाद साहब, देखिए ये सारी गुफ्तगू जो आपने की है ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा। ईरान वो मुल्क है जो 40 साल से इन पाबंदियों का सामना कर रहा है, जिसके पेश नजर ना तो उनकी आवाम को उस तरह से फैसिलिटेट किया जा सका है जो तर्ज जिंदगी उनको मिलना चाहिए था। सफरिंग बहरहाल थी, वो गुजारा कर रहे थे। आप भी जानते हैं और हम सारे लोग इस पे इत्तेफाक करेंगे कि उनके पास जितना तेल है या जितने वसाइल हैं कुदरती, वो उनको उस तरह से ना तो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और ना उसको मार्केट कर पा रहे हैं। वो तो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। अब आप 40 साल से गुजारा कर रहे हैं। आप उस लम्हे को याद कीजिए जब ये सारा कजिया शुरू हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि साल और गुजारा कर लेंगे। शाह साहब देखिए, गुजारिश सुन लेना, वो ठीक है, वो देखें, वो तो एक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम लीडर और फिर जो उनकी कैबिनेट है उनके अंदर जरूर ये हौसला मौजूद होगा
लेकिन मैं एक और सिलसिले में इस बात को थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नई नस्ल है, जेंसी है, और इससे आगे के जो लोग हैं और इससे पीछे के जो लोग हैं, देखिए नजरियात वाली कहानी जो है वो रफ्ता रफ्ता मादूम हो गई। अब ईरान के अंदर एक बड़ा पावरफुल एक मरकज मौजूद है नजरियात का भी, और उनकी तहजीब का, जो कि हजारा साल से मौजूद है, जिसमें वो तो खुद हुकूमत करते रहे हैं, तो अब उनको जाहिर है हम कैसे कहेंगे कि तुम झुक जाओ, वो तो उनकी तहजीब के खिलाफ है। लेकिन ये जो जेनजी का मसला है, वो जो रजा शाह पहलवी वाला बात हुई थी ना कि वो मैं तो तैयार हूं अवाम की खिदमत करने के लिए, और जो रजीम चेंज के इब्तदाई दावे किए गए थे, तो वो असेसमेंट ये थी कि ये जो नई नस्ल है ये सड़कों पर निकल आएगी और ये इस्लाम पसंदी से बेजार हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन आप किसी के सब्र को कितना आजमाएंगे? ये ठीक है, इम्तिहान एक है और वो 40 साल से दे रहे हैं, शायद वो साल 6 महीने और भी निकाल जाएंगे, लेकिन हम सारे का सारा बोझ उम्मत मुसलमान का आप ईरान के कंधों पे क्यों रखना चाहते हैं? अब ईरान को भी ये कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरह से आने वाले वक्त में उनके लोगों को भी जिंदगी बेहतर गुजारने का मौका मिले। उनको अब देखें, उन्होंने जो मनवाना था मेरे नजदीक कि वो इसराइल और अमेरिका जैसी दो बड़ी ताकतों के साथ बैक वक्त लड़े हैं और लड़के जीते हैं। ये अलग बात है कि इसका कोई स्कोर बोर्ड नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि कितने स्कोर या कितने गोल किसी ने किए हैं और किसने नहीं किए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अब ईरान को इस सिचुएशन में देखिए, ये तो आसाब का खेल है, अब ये दोनों नर्व्स का गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली हुई हैं। ईरान जो है वो ये कोशिश करेगा कि मैंने जो अभी तक रेजिलियंस दिखाई है, इसके आउटकम में मैं इस मामले को वहां ले जाऊं कि इसराइल पे प्रेशर इतना बढ़ जाए, क्योंकि उनका ईरान बराह रास्त तो लड़ लेगा ईरान के साथ, लेकिन वो लेबनान वाली जो कहानी बीच में फंसी हुई है, लेबनान के लोगों का क्या कसूर है और गजा के लोगों का क्या कसूर है, उनको भी तो निकलने के लिए कोई रास्ता देना है आपने। तो उसके लिए आपको बड़े पिक्चर को देखने की जरूरत है। मुझे अगर आप सिर्फ ईरान की बात करते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कोई बात नहीं, वो तो 500 साल लड़ लेंगे। मैं वापस दोबारा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक अभी ब्रेक लेते हैं, दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गई है डिबेट, वापस आते हैं। तो नेटो और यूरोपीय यूनियन का जो किरदार था इस सारे मामले के अंदर, उसका क्या सेटबैक रहा, और ये जो बात ईरान और ये फेस सेविंग वाली है, ये डॉक्टर साहबा से भी और एवीएम साहब से भी पूछेंगे, क्योंकि अब ये एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि क्यों ईरान फेस सेविंग दे यूएस को। अभी लेते हैं एक ब्रेक।